दो जन आपस में प्यार करते हैं और बाद में शादी कर लेते हैं। अरेंज मैरिज की बात करें तो मियाँ बीवी लड़का लड़की की कुंडली मिला के मैच मेकिंग करके शादी करते हैं। लेकिन दोनों केसेस में कई बार ऐसा देखा जाता है कि शादी के तुरंत बाद या शादी के कुछ हफ्तों महीनों बाद मियाँ बीवी के आपस में विचार मिलने थोड़े कम हो जाते हैं। कई बार कड़वाहट जो है बड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है। आपस में तकरार आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे होने शुरू हो जाते हैं। कई केसेस में ये चीज इतनी बिटर पहुंच जाती है कि हाथ तक उठाना भी जो है ये मैरिड लाइफ का पार्ट बन जाता है। और लड़ाई झगड़े या डिफरेंसेस कई बार इतने बढ़ जाते हैं कि कोर्ट कचहरी तक डिवोर्स तक नौबत पहुंच जाती है। इसमें मियाँ बीवी तो सफर करते ही करते हैं, बहुत सारी पीड़ा दोनों परिवारों को भी होती है, क्योंकि शादी केवल मियाँ बीवी को नहीं, दो अलग अलग परिवारों को भी जोड़ती है। तो क्या मैच मेकिंग जो है इसमें कोई कमी रह जाती है? 30 में से 28 गुण मिले, 30 में से 32 गुण मिले, राशियां भी आप कोर्ट कचहरी जाकर भी देख लीजिए। जितने लोग डिवोर्स के लिए या आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए या सुलह के लिए भी आए हुए हैं ना, उनके भी आपस में कई बार देखा जाता है कितने ही गुण मिल रखे होते हैं, फिर भी आपस में लड़ाई झगड़े फसाद बहुत सारे होते हैं। तो इस चीज का जवाब है कि मैच मेकिंग या जिसको अष्टकूट मिलान बोला जाता है ना, ये मैरिड लाइफ का केवल 20% है। ये मैच मेकिंग का केवल 20% है। 80% अन्य फैक्टर है जिनको नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं। ये नॉर्मली क्यों इग्नोर करते हैं? आज की डेट में मोबाइल में ऐप आ गई हैं। ऐप क्या करती है? 36 में से कुछ ना कुछ गुण मिला देती है, और 36 में से अगर 18 गुण मिल गए तो चलिए शादी कर दो। लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली मैचिंग हो गई। एस्ट्रोलॉजिकली ये सिर्फ मैचिंग की शुरुआत होती है। यह समझ लीजिए कि मेन गेट है। अभी उस घर के अंदर जाके जिसको हम मैच अरेंजमेंट देखना बड़ा जरूरी है। ये नहीं देखेंगे तो फिर मैच मेकिंग की कोई गारंटी नहीं, अष्टकूट मिलान की कोई गारंटी नहीं कि शादी चलेगी। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि अष्टकूट मिलान से हटके इसके बियॉन्ड क्या क्या देखा जाए कि एक मैरिड लाइफ जो है स्टेबल मैरिड लाइफ कहलाए। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो अष्टकूट मिलान होता है ना, इसमें कौन से 8 कूट आते हैं? ये होते हैं वर्ण, वश्य, तारा, योनि, एक राशि जिसको ग्रह मैचिंग या ग्रह मैत्री बोला जाता है, गण, भकुट और नाड़ी। ये वो 8 कूट है जिनके पॉइंट्स दिए जाते हैं और इनके टोटल पॉइंट्स 36 बनते हैं। में से इसमें कई बार ज्यादा मिल जाए ना, लोग मानना शुरू कर देते हैं या लोगों के अंदर एक धारणा बन चुकी है, अब शादी अच्छी चलेगी। भाई, शादी अच्छी चलाने के लिए 1 मिनट के लिए इस भकूट को या इस गण को या यह अष्टकूट को 1 मिनट के लिए साइड पे रख दीजिए। सबसे पहले आइए कि बर्थ चार्ट में बाकी जो प्लेरी कॉम्बिनेशन है क्या वो आपस में मिल रहे हैं। ये है बाकी 80%। किस तरह से देखना है इसके लिए सबसे बड़े बिंदु चेक करिए। सबसे बड़े बिंदु किसी भी बर्थ चार्ट में, वो आप चाहे शादीशुदा जिंदगी के लिए देख रहे हो, किसी के करियर के लिए देख रहे हो, किसी की हेल्थ के लिए देख रहे हो, किसी के वेल बीइंग के लिए देख रहे हो, आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि किसी भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा ये पीड़ित नहीं होने चाहिए। ये पीड़ित होंगे तो जिंदगी के अलग अलग एवेन्यूज में, जिंदगी के अलग अलग दौर में अलग अलग तरह की परेशानियां देंगे। तब इंसान जो है ना, ये खुशियों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ऐसा इंसान जो है ये मैग्नेट बन जाता है किसी ना किसी तरह की ट्रबल के लिए। तो मैच मेकिंग करनी है ना, गुण, बेसिक गुण अगर मिल गए, अब आगे देखिए कि लड़के और लड़की की कुंडलियों में चंद्रमा की क्या पोजीशन है। चंद्रमा अगर दोनों के अपनी अपनी जगह पे स्टेबल होंगे, चंद्रमा उनके मानसिक स्थिति बताते हैं। शादी जब होती है ना, शादी में सबसे पहले क्या होता है? लड़की को नए माहौल में एडजस्ट करना पड़ता है। लड़के के जीवन में नई तरह की जिम्मेदारी आती है। और लड़की की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? लड़का मेरी सुनता नहीं है। लड़का ज्यादा अपने घर वालों के प्रति अलाइंड है। लड़का मुझे वो स्पेस नहीं दे रहा है। लड़कियों के यह सवाल होते हैं और लड़का कहता है ये नई जगह पे एडजस्ट नहीं कर पा रही है, हमारे आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं। इन सारी चीजों का जवाब जो होता है ना, ये चंद्रमा के पास होता है। सपोज करिए किसी का चंद्रमा जो है अष्टम भाव में है, चंद्रमा शनि के साथ है, चंद्रमा राहु या केतु के प्रभाव में है।
ऐसा इंसान जो है इसको नए माहौल में सेटल होने में बड़ा ज्यादा टाइम लगता है। आपको वधु या वर की कुंडली में चंद्रमा ऐसी पोजीशन पे दिख रहा है ना, तो फिर आपको उनको स्पेस ज्यादा देना पड़ेगा, उनको समय ज्यादा देना पड़ेगा, उनको बाकियों से ज्यादा आपको समझना पड़ेगा, आपको फ्लेक्सिबल ज्यादा होना होगा। ये एस्ट्रोलॉजी कहती है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और वहीं अगर चंद्रमा की हम बात करते हैं तो चंद्रमा इंसान का इमोशनल बिहेवियर भी है। कोई भी इंसान अपनी बात को ना माने जाने पे इमोशनली कैसा रिएक्ट करता है, ये भी चंद्रमा बताएंगे। आपने कई बार मियां बीवी की तकरार में देखा है ना कि कोई एक बहुत इमोशनल हो जाता है। पति इमोशनल हो जाता है तो बात करना ही बंद कर देता है। पति इमोशनल होता है तो वह घर से बाहर चला जाता है। बीवी इमोशनल होती है तो कई बार बहुत हाइपर हो जाती है। ये सारी चीजें चंद्रमा कंट्रोल करते हैं। तो जब तक चंद्रमा एक दूसरे के तालमेल में नहीं बैठते, तब तक जो शादीशुदा जिंदगी है वो एडजस्ट करने में बहुत सारी ट्रबल आने वाली है। और चंद्रमा से हटके बाकी प्लैनेट्स की भी बात करते हैं ना। सूर्य जो है, अब आप कुंडली में एक और चीज देखिए। सूर्य क्या है? सूर्य को एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है आपका कोर पर्पस, आपकी आत्मा। ठीक है, ये चीजें अपने आप में सच है, लेकिन जो सूर्य है ना, ये आपके अंदर की ईगो भी है। सूर्य जो है ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। सूर्य रिस्पेक्ट करवाना भी जानता है, सूर्य रिस्पेक्ट करना भी जानता है। जिसका सूर्य खराब होगा ना, वो सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसके बहुत चांसेस बनते हैं। और शादी म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे जुड़ी होती है। जितना कोई अपने जीवन साथी की किसी भी परिस्थिति में इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, उतना शादीशुदा जिंदगी के अच्छा चलने के चांसेस बढ़ते हैं। तो सूर्य जो है, इसका हेल्थ देखना, सूर्य की स्ट्रेंथ देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुंडली में अष्टकूट मिलान की बात हो रही थी ना। अष्टकूट मिलान में बहुत सारे पॉइंट, सबसे ज्यादा पॉइंट 8 पॉइंट जिसको दिए जाते हैं ना, वो होता है ना को कहते हैं ना नाड़ी दोष है, ये बच्चों के लिए मुश्किल होगा। तो नाड़ी दोष भी जो है ना, ये सूर्य की स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड किसी के नाड़ी दोष है तो सिंपली कुंडली में दोनों के सूर्य की हेल्थ देख लो। अगर दोनों में कुंडलियों में सूर्य की हेल्थ अच्छी है ना, यानी सूर्य पर गुरु की दृष्टि है, सूर्य उच्च राशि में है, सूर्य अपने किसी मित्र की राशि में है, सूर्य किसी पाप ग्रह यानी शनि वगैरह के साथ नहीं बैठा हुआ है, सूर्य के दाएं बाएं खराब प्लैनेट नहीं है, ये होती है किसी प्लैनेट की हेल्थ को देखना। तो सूर्य अगर अच्छी पोजीशन पे होंगे तो नाड़ी दोष अगर किसी कैलकुलेशन में आया भी है ना, तो भी चल जाएगा। नाड़ी दोष ये नहीं कहता है कि संतान नहीं होगी। नाड़ी दोष ये कहता है कि इनकी संतान की हेल्थ खराब हो सकती है, संतान लेट पैदा हो सकती है, कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है, या संतान के बारे में इनको जीवन में कोई ना कोई चिंता हो सकती है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में आगे जाके दान के द्वारा या पूजा पाठ के द्वारा सारी चीजों की रेमेडीज बताई गई हैं, लेकिन वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। लेकिन केवल नाड़ी दोष के नाम पर कुंडली को रिजेक्ट कर देना भी सयानापन नहीं है। तो नाड़ी दोष के सबसे बड़ी टेक्निक आज आपको दे रहा हूं कि सन की हेल्थ को देख लीजिए। सूर्य अच्छे है तो नाड़ी दोष के बावजूद भी जो शादी है ना, इसमें संतान के ऊपर कोई खराब प्रभाव नहीं देखा गया है। अब आगे जाके एक और चीज आती है कि आपस में अष्टकूट में अभी मैं बात कर रहा हूं कि राशियां मैच नहीं कर रही हैं, इसलिए शादी नहीं हो सकती। अगर राशियां मैच नहीं कर रही हैं तो बर्थ चार्ट के साथ साथ एक चार्ट होता है जिसको नवांश बोला जाता है। नवांश जो है ग्रहों का ओवरऑल हेल्थ भी बताता है। नवांश आपको आपकी मैरिड लाइफ के बारे में भी बताता है। इसको एक सेपरेट चार्ट बोला जाता है जो आपकी जन्मत्री में ही एक पंडित जी ने बनाया हुआ होता है। तो नवांश में अगर राशियां मित्र हो रही है ना, तो राशियां बर्थ चार्ट में मित्र नहीं भी है तो भी शादी हो। तो नवांश आपकी कुंडली में आपकी शादीशुदा जीवन की हेल्थ को बताएगा। बर्थ चार्ट में चौथा भाव होता है आपके सुख का। आपको काम से सुख कितना मिलेगा, वाहन से सुख कितना मिलेगा, परिवार से सुख कितना मिलेगा, शादी से सुख कितना मिलेगा, हेल्थ से सुख कितना मिलेगा, यह आपका चौथा भाव बताता है। लेकिन नवांश का जो चौथा भाव होता है ना, यह सिर्फ और सिर्फ ये बताता है शादी से सुख कितना मिलेगा। तो जब भी आप मैच मेकिंग कर रहे हैं ना, तो नवांश में सिर्फ आप चौथे भाव की हेल्थ देख लीजिए। नवांश पर बहुत ज्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव है। नवांश में जो चौथा भाव है ये पीड़ित हो रहा है तो भाई शादी में बड़ी तकलीफें आएंगी। आपको अपेरेंटली देखने में लग रहा होगा 36 में से 30 गुण मिल रहे हैं, शादी कर लो। नवांश का चौथा शादीशुदा जिंदगी में काफी सारी तकलीफें आएंगी।
इसलिए नमाज के चौथे भाव को जो प्लैनेट खराब कर रहे हैं ना, उनकी चैरिटी करना, उनकी डोनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब अगर बाकी प्लैनेट्स की बात करें ना, तो बाकी प्लैनेट्स में मंगल और शुक्र ये बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं किसी की भी शादीशुदा जिंदगी को बैलेंस करने के लिए। मंगल की बात करें तो मंगल पर्टिकुलर घरों में होता है ना, 1, 4, 7 और 12। इन घरों में तो कहा जाता है कि इंसान मांगलिक है और मांगलिक के बारे में बड़ा हवा बना रखा है। मैं मांगलिक के ऊपर ना सेपरेटली आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अभी के लिए एक चीज समझ लीजिए, मंगल क्या है? ऊर्जा का प्लैनेट। मंगल है खुद को फोर्स करने का प्लैनेट। तो मंगल कुंडलियों के ये पर्टिकुलर जो भाव मैंने बताए हैं ना, 1, 4, 7 और 12, इनमें अगर होगा तो ऐसे में इंसान की जो नेचर है ना, ये शादीशुदा जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में खुद को फोर्स करने वाली बन जाती है। तो रिश्ते में इंसान बैलेंस रखना पसंद करता है। तो मंगल अगर लग्न में होगा तो ओवर पावरिंग नेचर बन जाएगी। मंगल अगर 7th में भी होगा तो ये स्पाउस के द्वारा जो है ये इम्बैलेंस शो करता है। तो हर भाव में ये जो मैंने पर्टिकुलर भाव आपको बताए हैं, यहां पे मंगल का होना, सामने भी मंगल की ऐसी ही पोजीशन हो तो ये कैंसिल होता है। इस चीज का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है, लव मैरिज है, एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है, तो इसमें एक चीज देखनी है कि टाइम टू टाइम आपको, क्योंकि कुंडली शादी तो वहीं करनी है ना उस जोड़े के लिए ने जहां पे वो पसंद कर रहे हैं, तो मंगल के दान करते रहना बड़ा जरूरी बन जाता है। नहीं तो शादीशुदा जिंदगी में बड़ी सारी ट्रबल्स आनी शुरू हो जाती हैं। और रही बात शुक्र की, शुक्र तो है ही शादी का प्लैनेट। शुक्र जो है, नवांश जो है ना, नवांश चार्ट इसको शुक्र का चार्ट है, वो शुक्र ही होता है। तो नवांश में शुक्र की पोजीशन क्या है, बर्थ चार्ट में शुक्र की पोजीशन क्या है, ये बताएगी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। शुक्र अगर पीड़ित है ना, तो कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा कि जो आपकी शादीशुदा जिंदगी को खराब कर सकता है। सपोज करिए कि शुक्र जो है बहुत बुरी तरह से पीड़ित है, तो डिपेंड करेगा, अगर शुक्र मंगल से पीड़ित है तो मियां या बीवी के भाई बहनों की तरफ से शादी में ट्रबल आ सकती है। अगर सेकेंड लॉर्ड पापी ग्रह है और वह शुक्र को पीड़ित कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि ससुराल वाले शादीशुदा जिंदगी में बैलेंस रखने में ट्रबल क्रिएट करेंगे। कई बार कहते हैं ना, लड़का कहता है जी लड़की सारा दिन अपनी मदर से ही बातें करती रहती है, या इसकी मदर इसको उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती है, या लड़की कहती है कि लड़के के जो पेरेंट्स हैं यही इतने ज्यादा इंटरफेयरिंग है कि ये हमारी जिंदगी को बसने नहीं मिलानी है। मैंने इतनी सारी जो चीजें आपको बताई है ना, अब इसको अगर हम स्ट्रक्चराइज करें, एक स्ट्रक्चर में बांधें, तो क्या है कि अष्टकूट में आप बेसिक मैचिंग कर लीजिए कि राशियां मित्र हैं, नारी वाला दोष तो नहीं है। इसके बाद आगे चले, मंगल की खराबी है, मंगल के दान करने के बाद शादी करवाइए। शुक्र की खराबी है, शुक्र को बैलेंस करिए। चंद्रमा और सूर्य की पोजीशन को चेक करिए, मेंटली ये दोनों आपस में कंपैटिबल है कि नहीं। सूर्य की पोजीशन को चेक करिए कि कहीं ईगो का इशू तो नहीं आएगा, फॉल्स पॉपर्ड ईगो तो नहीं है जो शादीशुदा जिंदगी को खराब करेगी। और नवांश में सुख स्थान को तो शादी के सरवाइव करने के चांसेस 90 नहीं 99% तक बढ़ जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी डिवाइन साइंस है, और अगर कोई कहता है मैच मेकिंग के बाद भी शादी नहीं चली, तो उसने मैच मेकिंग की ही नहीं है। प्रॉपर मैच मेकिंग की जाए तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि शादी ना चले। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस जानकारी को अप्लाई करके बहुत सारी शादियों को खराब होने से बचा पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि इस जानकारी की किसी अन्य को भी जरूरत है, तो इस वीडियो को उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वादा करता हूं अगले किसी वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ मिलने का। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।